हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 90। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 89 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आप सब ने पढ़ा था, जिया की बात सुनकर जय बहुत ज़्यादा शर्मा गया। तो जय ने अभी फिर से अपने शब्दों को इकट्ठा करते हुए कहा कि हाँ, इतना ही कहा था, बाकी तो कुछ भी नहीं कहा था। तो जय की बात सुनकर अब जिया के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। तो सच में अब जिया का जय सच में बहुत ही ज़्यादा सीधा था। इतना तो आप पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो जिया भी थोड़ा सा जय के करीब में आती है और फिर उसके कान में धीरे से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ जो तुम्हें नील ने नहीं बताया था। इतना कहकर अभी जिया ने अपने होठों से जय के होठों को कैप्चर कर लिया था और फिर जय की आंखें तो एकदम से खुली की खुली रह गई थी। उसका मुंह फैला का फैला था। तो कुछ सेकंड के बाद जय भी अब जिया की किस को फील करने लगा था और उसे किस करने लगा था कि तभी दादी की आवाज़ आती है कि जिया, तुम्हारे पेरेंट्स कब से खड़े हुए, प्लीज़ आ जाओ ना बेटा। तो दादी की आवाज़ सुनकर अब जिया और जय दोनों ही एक दूसरे से बोलते हैं, जय दादी बुला रही, अब मुझे जाना होगा। इस बार जय ने भी अपनी पकड़ जिया पर थोड़ी सी मजबूत कर दी थी। तो जिया भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जय ने भी जिया को नहीं छोड़ा था। उसने तो अपना चेहरा भी जिया की गर्दन में छुपा लिया था और उसे किस कर रहा था। तो वहीं दादी ने भी अब कई बार जिया को आवाज़ लगा दी थी, मगर जिया अभी तक नीचे नहीं जा पा रही थी। तो जिया ने भी इस पर जय को खुद से दूर करते हुए कहा कि जय, दादी आवाज़ लगा रही है, प्लीज़ अब मुझे जाना होगा। तो जय का तो अभी मन बिल्कुल भी जिया को छोड़ने का नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने जिया की बात को मान लिया और फिर एक बार फिर से जिया के माथे पर अपने होंठ रख दिए और उसके माथे को चूम लिया। तो जिया ने भी अब एक मुस्कुराहट के साथ जय को देखा और फिर जल्दी से बाथरूम से बाहर चली गई। तो जिया भी जैसे ही कमरे से बाहर आई तो दादी कमरे की तरफ ही आ रही थी। तो दादी ने भी जिया को देखकर कहा कि ऐसी कौन सी हल्दी की रस्म हो रही थी जो तुम्हें नीचे आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया बेटा, कौन सी रस्म कर रही थी तुम? इस पर अभी जिया थोड़ा सा शर्माते हुए मुस्कुराकर बोलती है कि दादी, एक तो आपका जय पहले ही मेरे करीब नहीं आता है और आज थोड़ा बहुत करीब आ भी गया तो आपने आवाज़ लगा दी, ये बहुत गलत बात है दादी। वैसे भी आपने अपने पोते को कुछ भी नहीं सिखाया है, थोड़ा बहुत रोमांटिक पल तो होने ही चाहिए ना। रोमांटिक मोमेंट की ऐसी की तैसी कर दी आपने मेरी। तो जिया की बात सुनकर तो अब दादी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। तो दादी ने भी अब हल्का सा चाटा जिया के गाल पर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा कि ये सब ना नील की संगति का असर है। उस नील ने सबको बिगाड़ कर रखा है, मुझे पता है ये सब उसने ही किया होगा। तो जिया तो अब दादी के ऐसे प्यार भरे चाटे से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने दादी को कसकर अपने गले लगाकर कहा कि आई लव यू दादी, अगर आप नहीं होती ना तो सच में मैं कभी भी इस घर की बहू नहीं बन पाती, कभी भी आपका जय मुझसे शादी नहीं करता। तो दादी ने कहा कि बस बस, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जो तेरे पेरेंट्स कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं ना, बाकी का रोमांस कल मेहंदी पर कर लेना, जा जल्दी से, अब उन्हें लेट हो रहा है। ये सुनकर अभी जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी जल्दी से अपना लहंगा संभालते हुए अपने पेरेंट्स के पास आ गई थी घर निकलने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित शिखा को लेकर अपने घर में आ गया था। तो शोभित ने अभी शिखा की बाजू को पकड़ा हुआ था और उसे जबरदस्ती अपने कमरे तक लेकर आ गया था और फिर उसे अपने कमरे में छोड़ता हुआ गुस्से से उसे देखकर बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे सच सच बताओ शिखा। तो शोभित के ऐसे जबरदस्ती करने से शिखा जो पूरी तरह से चिढ़ गई थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसने भी गुस्से में कहा कि आपको इससे क्या मतलब है, मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर नहीं, आप होते कौन है मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाले। तो शोभित ने भी अभी फिर से थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, क्या तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो या फिर नहीं। तो शिखा भी जैसे ही कमरे से बाहर जाने को ही तभी शोभित ने उसकी बाजू को फिर से पकड़ लिया और फिर गुस्से से अपनी आंखों में देखते हुए उससे बोला कि शिखा,
जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी ना, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। बेहतर होगा कि सच सच मुझे बता दो, क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? इस पर शिखा ने भी गुस्से से कहा कि अगर मैं सच सच बता दूंगी तो क्या आप मुझे जाने देंगे? क्या आप मुझे छोड़ देंगे, मेरा पीछा करना छोड़ देंगे? तो शोभित ने कहा कि ये तो सवाल के जवाब पर डिपेंड करता है। तो शिखा ने भी कहा कि ठीक है, तो ठीक है, मुझे ना कुछ भी नहीं बताना है, और अगर आपने मेरे साथ जरा सी भी जबरदस्ती की ना तो मैं सच कहती हूँ कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो शिखा की बात सुनकर अब शोभित के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और फिर शोभित ने थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए कहा कि तुम जानती हो कि किसके घर में खड़ी हुई हो तुम? तो शिखा ने भी अभी हैरानी से शोभित को देखा, और फिर जैसे पूछना चाहती हो कि किसके घर में खड़ी हूँ मैं। तो इस पर अभी शोभित ने शिखा को देखते हुए कहा कि अजीत सचदेवा का नाम सुना है? अजीत सचदेवा के बारे में शिखा जानती थी, उसने कई बार टीवी न्यूज में अजीत सचदेवा के डिबेट देखे थे, तो वो जानती थी कि अजीत सचदेवा का जाना माना नाम है, वो एक जाना माना लॉयर है। तो शिखा जब शोभित के घर से 4 दिन काम कर रही थी तो उसने एक बार भी अभी अजीत सचदेवा की शक्ल नहीं देखी थी, इसीलिए शायद उसे नहीं पता था कि ये अजीत सचदेवा का घर है। और जिस दिन नीलिमा ने शिखा को घर से निकाल दिया था उस दिन भी उसने एक बार भी अजीत को नहीं देखा था, इसीलिए वो जानती नहीं थी कि वो अजीत सचदेवा के घर पे ही काम कर रही है। तो अभी शोभित की बात सुनकर शिखा थोड़ा सा हैरान हो जाती है। शिखा ने हैरानी से शोभित को देखा और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जिसका साफ मतलब था कि वो अजीत सचदेवा को जानती है। तो शोभित ने भी अभी उसे देखकर मुस्कुरा कर फिर से कहा कि तो ठीक है, मैं शोभित अजीत सचदेवा का बेटा हूँ, शोभित सचदेवा। तो अब तो शिखा को और भी ज्यादा हैरानी हो गई थी ये जानकर कि शोभित तो अजीत सचदेवा का बेटा है। शिखा ने जैसे तैसे करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहा कि आप जो भी हो, कोई भी हो, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? तो शोभित ने भी फिर से कहा कि तुमसे एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा है मैंने, तुम उसका जवाब देने में इतना ज्यादा नखरे क्यों कर रही हो? मुझे सिंपल सा एक जवाब चाहिए बस। तो पूरी जिंदगी तुम मेरे साथ कैसे रहोगी, जरा ये तो बताओ। और ये सुनकर तो अभी शिखा की आंखें और भी ज्यादा फैल गई थी। तो शिखा तो आज एक के बाद एक झटके मिले जा रहे थे। तो शिखा ने अभी फिर से पूछा कि क्या मतलब है आपका? तो इस पर अभी शोभित ने उसे देखते हुए कहा कि मैंने इंग्लिश में तो नहीं बोला है जो तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, हिंदी में ही तो कहा है। चलो एक बार फिर से कह देता हूँ, एक सवाल का जवाब देने में तुम्हें इतने ज्यादा नखरे क्यों आ रहे हैं? जो पूरी जिंदगी तुम मेरे साथ रहोगी तो कैसे मुझे जवाब दोगी? तो शिखा को अब तो समझ में नहीं आ रहा था कि शोभित उसे इनडायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। तो शिखा ने भी कहा कि और मैं पूरी जिंदगी आपके साथ क्यों रहूंगी भला, तो मुझे ऐसे जिंदगी भर आपको सवाल के जवाब देने पड़ेंगे? तो शोभित ने भी आंख बंद करी और ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपने मन ही मन खुद से कहा कि मुझे लगता है कि ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है या फिर कुछ ज्यादा ही मासूम है। मैंने इसे अभी अभी प्रपोज किया है और फिर इसे अभी भी समझ में नहीं आया है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। शोभित ने इस बार अपनी आवाज में थोड़ी सी नरमी बरतते हुए कहा कि बेवकूफ लड़की, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और तुम हो कि मेरी बात को समझ ही नहीं रही हो। आज तो शिखा को जैसे हार्ट अटैक ही आ जाता, उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर उसने सुना क्या है। तो शिखा ने अभी फिर से शोभित को देखते हुए पूछा कि आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? अब तो शोभित का मन हुआ था कि वो अपना सिर अभी ही दीवार पर मार ले। तो शोभित अभी कुछ बोलता उससे पहले ही गेट पर खड़े हुए अजीत जी की आवाज आती है, क्योंकि शोभित तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो तुमसे शादी करना चाहता है। और ये सुनकर तो शिखा और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने पलट कर देखा तो अजीत उसके सामने खड़ा हुआ था। अजीत को देखकर शिखा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नर्वस भी हो गई थी, उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। अजीत अभी 2 कदम चलकर अपने कमरे के अंदर आता है और फिर शिखा को देखकर बोलता है कि डरो मत, मैं अजीत सचदेवा हूँ, शोभित का डैड। शिखा ने आज पहली बार ही अजीत को अपने पास में देखा था। उसे तो पता भी नहीं था कि वो जिस घर में भी काम करने के लिए आई थी वो इतने बड़े लॉयर का घर ही होगा। तो शिखा को तो आज बहुत ही ज्यादा शॉक्ड पर शॉक्ड लग रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ये हो क्या रहा है, ऐसे कितने बदलाव उसकी जिंदगी में आ गए हैं। तो अजीत ने भी शोभित को इशारा किया और फिर शोभित ने शिखा की बाजू को पकड़कर उसे एक चेयर पर बैठा दिया, क्योंकि शोभित और अजीत दोनों ही अभी समझ चुके थे कि शिखा इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में है, उसे बहुत ही ज्यादा अभी रिलैक्स की जरूरत है। तो शोभित ने अभी पानी का गिलास लिया और फिर शिखा की तरफ बढ़ा दिया। तो शिखा भी दोनों हाथों से वो गिलास
गिलास पकड़ लेती है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा सा पीने लगती है। उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, जिसके चलते वो पानी भी अभी शिखा के ऊपर में ही गिर जाता है। शिखा ने भी जैसे तैसे करके उस पानी को तो पी लिया था और फिर वो गिलास शोभित की तरफ बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं अब शिखा थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गई थी और शोभित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। तो शोभित ने भी गिलास पकड़ लिया और फिर शोभित को इस वक्त शिखा पर बहुत ही ज्यादा हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अजीत को देखकर शिखा बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। अजीत कमरे में पड़ी एक चेयर लेकर आता है और फिर वो बिल्कुल शिखा के सामने आकर बैठता हुआ बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए रिश्ते की बात डायरेक्ट तुमसे ही कर लेता हूँ। मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करना चाहता हूँ और क्या तुम ये रिश्ता मंजूर करती हो? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? अब तो शिखा से और भी ज्यादा झेला नहीं किया और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गई और फिर इस बेहोशी की वजह से शोभित और अजीत दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर शिखा ऐसे बेहोश क्यों हो गई है। इधर प्रताप हाउस में सब ने डिनर कर लिया था। दादा दादी आज घर पर नहीं थे, वो दोनों ही पिछले 2 दिन से जय और वीरू के घर पर ही रुक रहे थे उनकी शादी की वजह से। तो दादा दादी के बिना घर भी बहुत ही ज्यादा खाली खाली सा लग रहा था। तो रुद्र और किट्टू जो अपने कमरे में चले गए थे, अवनी भी अब निवांश को खिलाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। तो वहीं नील जो अभी भी गार्डन में फोन पर किसी से बातें कर रहा था। दिशा भी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई प्लेट समेट रही थी और फिर शुभ उसकी हेल्प कर रहा था। दोनों ही पति पत्नी आज साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी शुभ का फोन एकदम से वाइब्रेट होता है और फिर शुभ जो अपना फोन चेक करता हुआ लिविंग एरिया में आ गया था। तो शुभ ने अभी जैसे ही अपने फोन में आई हुई कुछ फोटोज को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और गुस्से से उसकी आंखें लाल भी हो चुकी थी। उन फोटोग्राफ में दिशा और शोभित थे। तो शोभित के साथ अभी दिशा को ऐसे नॉर्मली कैफे में बैठे हुए देखकर शुभ की भौएं तो गुस्से से तन चुकी थी। वो फोटोग्राफ ऐसी थी जिसमें नील की एक भी फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई दे रही थी। वो सारी फोटोग्राफ्स बड़े ही तरीके से एडिट की गई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दिशा शोभित के साथ डेट पर गई हो और दोनों ही साथ में बैठकर कॉफी पी रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। तो शुभ ने भी गुस्से में एक नजर दिशा को घूर कर देखा और फिर उन फोटोग्राफ्स को देखा और फिर जल्दी से वो फोटोग्राफ अभी किसी को सेंड कर दी और फिर शुभ जो कंटिन्यू अपने मोबाइल में ही कुछ करता रहता है। तो कुछ देर के बाद अभी शुभ के पास एक और मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि सर, इन फोटोग्राफ के साथ छेड़खाड़ी नहीं करी गई है, ये एकदम ओरिजिनल फोटो है, किसी ने भी इसमें कोई तरह की एडिट नहीं की गई है। आप चाहे तो कहीं और भी इसे चेक करवा सकते हैं और ये फोटोग्राफ्स बिल्कुल ओरिजिनल है। ये पढ़कर तो अब शुभ का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था। उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था मगर उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा था। वो जल्दी से गुस्से से सोफे से खड़ा हुआ और उसने चिल्लाकर कहा कि पिकाचू मेरे पास आओ। शुभ की ऐसे चिल्लाने से दिशा थोड़ा सा सहम गई थी और डर गई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके शुभ के पास गई। तो शुभ ने भी दिशा को सुलगती हुई आंखों से घूर कर देखा और फिर मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। तो दिशा ने भी अब शुभ के हाथ से उसका मोबाइल ले लिया और फिर जैसे ही दिशा की नजर उस मोबाइल पर पड़ी तो दिशा की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। उसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। वो सारी फोटोग्राफ एक गलत एंगल से खींची गई थी, जिसे देखकर दिशा को भी शोभित पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने भी नहीं सोचा था कि शोभित उसके साथ ऐसी हरकत करेगा। दिशा को लगा कि ये सब कुछ शोभित का ही किया धरा है, उसने जानबूझकर ये किया है। पहले भी उसने परेशान करके उसे मिलने के लिए बुला लिया और फिर उल्टी सीधी फोटो खींचकर शुभ को सेंड कर दी उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। वो फोटो देखकर दिशा को तो रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके शुभ की तरफ देखकर नॉर्मल सी आवाज में कहा कि ये सब कुछ झूठ है शुभ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेले शोभित से मिलने के लिए नहीं गई थी, मेरे साथ नील भैया भी गए थे। यकीन नहीं आता है तो आप जाकर नील भैया से भी पूछ लीजिए, मैं उससे अकेले मिलने नहीं गई थी। और ये सुनते ही शुभ एकदम से गुस्से से चिल्लाकर बोला कि लेकिन तुम मिलने ही क्यों गई उससे? भूल गई तुम उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? भूल गई थी तुम कि कैसे उसने तुम्हारे हाथ बांधकर तुम्हारे मुंह पर पट्टी लगाई हुई थी और तुम्हें इंडिया से लेकर जा रहा था, मुझसे दूर करने वाला था? भूल गई थी तुम कैसे उसने मेरे ऊपर गन तानी हुई थी? भूल गई कैसे उसने मुझे मारने के लिए चक्कर में तुम्हारे पर गोली चला दी थी? भूल गई तुम पूरी रात हम चारों भाई तुम्हें ढूंढने के लिए भटकते रहे और किसी गुंडे मवाली की तरह हम चारों भाई प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे थे? तुम सब कुछ भूल गई दिशा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया और तुम उससे मिलने के लिए चली गई और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने?
सुने तो दिशा अभी भी कुछ नहीं बोलती है। उसकी आंखों से ठहरे हुए आंसू अब जमीन पर गिरने लगे थे। इतने में ही शुभ अभी फिर से चिल्लाता है कि दिशा, तुम्हारे पास जब बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है ना, तो तुम्हारे आंसू बहुत ही जल्दी तुम्हें बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। इस बार मैं ऐसे आंसुओं पर कोई विश्वास नहीं करूंगा। तो दिशा ने भी फिर से एक बार कहा कि शुभ प्लीज मेरी बात सुनिए। सुबीत ने मुझे कई बार फोन करके परेशान कर दिया था। मैंने कई बार उसका फोन भी कट कर दिया था, लेकिन वो बार बार मुझे फोन कर रहा था। इसीलिए मैं नील भैया को लेकर उससे मिलने के लिए चली गई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। आपको यकीन नहीं आता है तो आप प्लीज नील भैया से भी पूछ लीजिए। वो मेरे साथ गए थे जब मैं सुबीत से मिलने गई थी। तो शुभ को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया कि नील भैया, तो लेकिन नील जो अभी गार्डन में ही था उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो शुभ अभी फिर से चिल्लाता है कि नील भैया। इस बार नील को अभी महसूस हुआ कि जैसे शुभ ने उसे बुलाया है, और फिर नील भी बड़े ही आराम से प्रताप हाउस के अंदर आ गया था। नील की नजर अभी जैसे ही दिशा के आंसुओं पर पड़ी तो नील को अभी कुछ कुछ तो समझ आ गया था कि जरूर कुछ तो गलत हुआ है इन दोनों के बीच में। तो नील अभी कुछ कहता उससे पहले ही शुभ ने नील को देखकर गुस्से में कहा कि क्या आप और दिशा दोनों ही शोभित से मिलने के लिए गए थे। तो नील ने कहा कि शुभ प्लीज तू पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो, फिर तुम कुछ भी रिएक्ट करना। लेकिन शुभ जो नील की कोई भी बात समझना ही नहीं चाहता था, बस चिल्लाए जा रहा था। उसने फिर से चिल्लाकर पूछा कि भैया क्या आप और दिशा शोभित से मिलने गए थे या फिर नहीं, मुझे ये बताइए। तो नील अभी शुभ का गुस्सा जानता था। वो जानता था कि अगर उसने शुभ को सच नहीं बताया तो शुभ गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो नील ने भी कहा कि हाँ शुभ, मैं और दिशा शोभित से मिलने के लिए गए थे। ये सुनते ही शुभ ने डाइनिंग टेबल के पास रखी हुई चेयर उठाई और गुस्से से फेंक कर हॉल के बीचों बीच में मार दी, और फिर गुस्से में चिल्लाया, क्यों गए थे आप दोनों उससे मिलने के लिए? क्या मैं कोई नहीं होता हूँ जिसे आप एक बार नहीं बताना समझे? शुभ ने अभी नील के सामने आकर दोनों हाथ अपने हवा में फैलाकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि बताइए कि क्यों गए थे आप दोनों उससे मिलने के लिए? ऐसा कौन सा जरूरी काम था, ये जानते हुए कि उसने आपके भाई पर गोली तानी थी और आप उससे मिलने के लिए चले गए? आप दोनों ने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? मैं होता ही कौन हूँ आप दोनों के बीच में आने वाला? क्या शोभित मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आप दोनों के लिए? तो नील ने कहा कि शुभ प्लीज तू समझने की कोशिश करो। वो दिशा को बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं और दिशा उसके मिलने के लिए चले गए थे। लेकिन वो बिल्कुल सुधर गया है। उसे अब बहुत ज्यादा पछतावा है अपने किए पर। वो किसी और लड़की से प्यार करता है और उसी के बारे में वो बात करने के लिए हम दोनों को बार बार फोन करके बुला रहा था, अपने पास आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था दिशा से। तो नील के ऐसा कहने से अब शुभ का गुस्सा कम नहीं हुआ था, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया था। तो शुभ अभी फिर से गुस्से से चिल्लाता होता है कि कल को सोमनाथ आकर रिक्वेस्ट करेगा कि अपने भाई को मार दो। तो क्या आप शुभ को मार दोगे? क्या आप मुझे मार डालोगे? बोलो भैया। इस पर नील अभी कुछ भी नहीं बोलता है। नील जो अभी शुभ के सामने खुद को गुनहगार समझ रहा था और अपनी नजरें नीचे करके खड़ा था। इतने में ही शुभ फिर से चिल्लाता है कि बताइए भैया, कल को कोई रिक्वेस्ट करेगा कि आप शुभ को गोली मार दो, तो क्या आप मुझे गोली मार दोगे या फिर नहीं? बताइए मुझे ना। शुभ अभी इतने ही बोल पाया था कि तभी शुभ के गाल पर एक थप्पड़ खींच कर लगता है और फिर शुभ का चेहरा जो एक साइड हो गया था। तो शुभ ने देखा तो वहां पर रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र की आंखों में भी अब शुभ जितना ही गुस्सा था, उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। रुद्र ने भी अब शुभ को पॉइंट करके गुस्से से कहा कि तू जानता भी है तू किससे बातें कर रहा है? तू किसके सामने खड़ा है? नील से। नील हमारा बड़ा भाई और नील कुछ भी बोल नहीं रहा है, तो तू अपने गुस्से को अपनी लिमिट से क्रॉस कर रहा है। तू अपनी हदें भूल रहा है नील के सामने। नील तुझसे 8 साल बड़ा है और तुझसे 8 साल से ज्यादा अकल है उसके अंदर। कुछ सोच कर ही वो गया होगा उसके पास। पूरी प्रताप फैमिली जानती है कि नील कितना ज्यादा समझदार है, बिना कुछ सोचे समझे कोई काम नहीं करता है। लेकिन तुझे अपने भाई की समझदारी पर शक हो रहा है, उस पर विश्वास नहीं है तुझे। रुद्र ने अभी शुभ का कॉलर पकड़ा तो नील ने भी उसे छुड़ाते हुए कहा कि तू क्या कर रहा है रुद्र? उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। रुद्र ने भी नील को गुस्से में देखकर कहा कि इसका गुस्सा बिल्कुल जायज नहीं है।
हमारे दुश्मन कम है क्या? अगर एक आधा दुश्मन हमसे दोस्ती करना चाहता है तो इसमें हमारा ही तो फायदा है। अगर वो हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें हमारा ही तो फायदा होगा। लेकिन इस छोटे शेर ने तो कसम खा रखी है कि ये एक भी दुश्मन को काम नहीं देगा हमारी कंपनी में। तो रुद्र ने भी गुस्से में भी शुभ का कॉलर फिर से छोड़ दिया और फिर चिल्लाकर कहा कि ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है नील ने, जो तुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जो इतना ज्यादा चिल्ला रहा है तू? तो शोभित से मिलने ही तो गया था ना, कौन सी आफत आ गई है तुझे? तुझे एक बात अभी तक नहीं पता है तो तुझे मैं बता देता हूँ वो बात। सोमनाथ का केस कोई भी लड़ना नहीं चाहता है क्योंकि अजीत सचादेवा ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी केस नहीं लेने दिया है और कोई भी उसका केस नहीं लड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि अजीत सचादेवा खुद सोमनाथ से दोस्ती नहीं दुश्मनी निभा रहा है। अजीत सचादेवा भी सोमनाथ को जेल से बाहर नहीं आने देगा। कहीं ना कहीं अजीत सचादेवा ने भी माँ से अपनी दोस्ती को निभाया है। लेकिन तुम नहीं चाहते हो कि अजीत सचादेवा फैमिली से हमारे रिलेशन अच्छे से बने, और अगर नील ने इसकी पहल करने की कोशिश भी की है ना तो तुम्हें गुस्सा आ गया है। तुम नहीं चाहते हो कि अजीत सचादेवा के साथ हमारी दुश्मनी हो और इतना गुस्सा आ गया कि तुम छोटे बड़े का लिहाज भी भूल गए। तो शुभ ने अभी एक नजर रुद्र को देखा तो रुद्र ने अभी फिर से दहकते हुए कहा कि मेरे सामने क्यों नहीं जुबान चलती है तुम्हारी? बोलो, चलाओ अपनी जुबान मेरे सामने, अपनी जुबान मेरे सामने चलाओ तब पता चलेगा तुम्हें। तो नील तुम्हें प्यार करता है, प्यार से रखता है, तुम नील को कुछ भी कहते हो, कुछ भी बोल देते हो उसे। रुद्र अभी फिर से थोड़ा सा गुस्से में शुभ के करीब जाकर बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने कि दिशा शोभित से मिलने क्यों गई थी? पहली बात तो वो लड़की अकेले नहीं गई थी, तुम्हारे भाई को लेकर गई थी अपने साथ, नील को साथ लेकर गई थी ना। यानी उसमें भी अकल है कि शोभित जैसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो नील को साथ लेकर गई थी। लेकिन कल तुम ईशा से मिलने गए थे ना, क्यों गए थे तुम? ये सुनते ही अभी शुभ के कान एकदम से खड़े हो गए थे। तो शुभ ने भी अपनी सफाई में कहा कि मैं ईशा से मिलने नहीं गया था, वो मुझे मॉल में मिल गई थी, बस मैं उससे मिलने नहीं गया था। तो रुद्र ने कहा कि और कौन मानेगा कि तुम्हारी ये बात सच है? अगर किसी को भी यकीन नहीं हुआ तो क्या करोगे तुम? अगर मैं तुम्हारे और ईशा की मॉल में फोटोज लाकर दिशा के हाथ पर रख देता तो दिशा तो यकीन नहीं करेगी ना, यही मानेगी कि तुम भी ईशा के साथ रिलेशनशिप में हो, उससे मिलने के लिए जाते हो। तुम अपनी सफाई कैसे दोगे बताओ मुझे? तो नील ने भी रुद्र के सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा रब करते हुए कहा कि बस कर रुद्र, कितना ज्यादा डांटेगा, बच्चा ही तो है ये, हमारा छोटा शेर है। इस पर अभी रुद्र ने सुलगती हुई आंखों से नील को देखा और बोला कि और तेरी प्रॉब्लम क्या है बोल? तुझे इस घर में कोई भी कुछ कह देता है तो तू सबको प्यार से ट्रीट क्यों करता है? तेरे हाथों में जान नहीं है क्या, जो तू बस सबकी बातें सुनता रहता है? बुढ़ापा आ गया है क्या तेरे अंदर? एक खींच कर थप्पड़ शुभ को मार देता तो इसकी इतनी जुबान नहीं चलती तेरे सामने। रुद्र के गुस्से से अभी नील भी बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो भी कुछ नहीं बोलता है। तो रुद्र ने अभी फिर से शुभ से देखते हुए कहा कि माफी मांगो अभी की अभी नील से। तो शुभ ने भी एक नजर नील को गुस्से से देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। तो नील ने कहा कि रुद्र बस कर देना, शुभ का गुस्सा कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज है, उसे गुस्से होने का हक है क्योंकि कोई भी ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर रुद्र ने कहा कि मानता हूँ शुभ का गुस्सा जायज है, लेकिन ये गुस्सा निकालने का तरीका भी नहीं सही है भैया। तो रुद्र ने भी फिर से दिशा की ओर देखकर कहा कि जाओ, तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत है, उसे जाकर संभालो। लेकिन दिशा ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैं नहीं जाऊंगी जीजू, उन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया है और वो भी बिना मतलब का। दिशा जिस हिसाब से रो रही थी तो रुद्र ने भी अब दिशा को फोर्स करना जरूरी नहीं समझा और अपनी पलकें झपका दी। तो रुद्र ने भी एक बार फिर से नील को देखकर कहा कि नील, तू इस घर का बड़ा बेटा है और सबको तुम्हें इज्जत देनी होगी, चाहे वो तुम्हारा लाडला ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हारे सामने अपनी जबान चलाए, वो भी बिना मतलब की। तो नील ने भी अब हल्की सी स्माइल करके हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र जो अपने कमरे में गुस्से से चला गया। और नील ने भी फिर से एक बार अभी दिशा को देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि बच्चा प्लीज चली जाओ ना, उसे सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो दिशा ने भी अब अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा कि नहीं भैया, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे उनकी जरूरत है और मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। इतना कहकर अभी दिशा भी दादी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तो वही दूसरी तरफ शिखा को अब तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने भी अब शिखा का चेकअप अच्छे से करके एक पर्ची शोभित के हाथ में देकर थोड़ा सा नॉर्मल
आवाज में कहा कि एक्चुअली ये लड़की ना प्रेग्नेंट है और इन्होंने 2 दिन से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। इनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी है और इसीलिए कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। आप प्लीज इनका अच्छे से ध्यान रखना, वरना बच्चे को कुछ भी हो सकता है। इन्हें जल्दी से कुछ अच्छे फल फ्रूट और जूस का इंतजाम करके खिलाइए। तो डॉक्टर तो अपनी बात बोलकर वहां से चली गई थी। शोभित ने अभी अजीत जी की तरफ देखा तो अजीत ने भी शोभित को देखते हुए कहा कि जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। मेरी राय तो बस यही है कि तुम इस लड़की से शादी कर लो। इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकती है। वैसे भी इस घर को अब एक ऐसी लड़की की ही जरूरत है जो घर को अच्छे से संभाल ले, वरना तुम तो जानते ही हो ना, तुम्हारी माँ को तो वो कभी भी इस घर को संभाल नहीं पाएगी और ना ही उसने कभी संभाल पाया है। उसे तो बस किट्टी पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो शोभित ने भी उसे देखते हुए कहा कि डैडी, मैंने आज तक आपसे एक बात नहीं पूछी है, पर आज आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप मुझे सच सच बताएंगे, कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाएंगे। आखिर आपने शादी क्यों की थी, मुझे ये बताइए, वो भी ऐसी औरत से जिसे आपकी बिल्कुल परवाह भी नहीं है, जो बस आपके पैसे खर्च करती है, जिसे आपका होना ना होना एक बराबर होता हो। तो अजीत सचादेवा ने शोभित की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें पता है शोभित, स्वर्ग नरक कहीं ना कहीं दोनों ही है। अपने किए की सजा सबको इसी जन्म में ही मिलती है। बस यही समझ लो कि भगवान ने नीलिमा को मेरी सजा के रूप में ही भेजा है, मुझे उसके तौर पर एक सजा ही मिल रही है। ये सुनकर तो अभी शोभित के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो अजीत ने भी फिर से शिखा की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे जैसी गलती तुम मत करना बेटा, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास है, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने फ्यूचर को अच्छे से संभाल कर रखो। यकीन मानो खुद ही कुछ सालों के बाद मेरे पास आकर तुम यही कहोगे कि शिखा सच में बहुत ही अच्छी लड़की है और इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिल पाएगी। अगर तुम शिखा से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताओगे ना, तो दुनिया के सबसे खुश नसीब आदमी होगे तुम। तो शोभित ने कहा कि डैडी, इसे होश तो आने दीजिए पहले, ये तो शादी की बात सुनते ही बेहोश हो गई। क्या ये मुझसे शादी करेगी भी या फिर नहीं? तो शोभित अभी हल्की मुस्कुराहट के साथ शिखा के सिरहाने पर जाकर बैठ गया और अजीत ने भी एक बार फिर से शोभित को देखा और फिर मुस्कुराकर उसके कमरे से बाहर चला गया। तो वहीं शोभित अभी कुछ देर तक शिखा को ऐसे ही देखता रहता है और फिर धीरे धीरे उसी के पास आकर लेट जाता है। दोनों ही अभी एक बेड पर आराम से लेटे सो रहे थे। दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे दुनिया की आवाज से। तो अगली सुबह सब अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन शुभ जो बहुत ही ज्यादा शांत था और कहीं ना कहीं वो किसी से भी कुछ भी नहीं बोला था। शुभ बिल्कुल शांत था, इसीलिए डाइनिंग टेबल पर भी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। सब चुपचाप से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नील ने भी रुद्र की तरफ देखा, जैसे उससे कहना चाहता हो कि वो शुभ से एक बार बात कर ले, लेकिन रुद्र ने भी अभी नील की बात को इग्नोर कर दिया और अपनी पलकें झपकाकर मना कर दिया, जैसे बोल रहा हूँ मैं नहीं बोलूंगा, आप नाश्ता चुपचाप से करता रहता है। और फिर नील ने भी शुभ को देखा तो शुभ ने तो अभी नील को एक बार भी नहीं देखा था। चुपचाप से अपना नाश्ता किया और गाड़ी की चाबी उठाई और फिर सीधा बाहर की तरफ चला गया। तो दिशा भी शुभ को जाता हुआ देख रही थी और उसकी आंखों से भी फिर से आंसू बह गया था। दिशा ने भी मन ही मन शुभ को जाता हुआ देखकर कहा कि शुभ, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ना, बिल्कुल प्यार नहीं करते मुझसे, एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं करी आपने। जब नील भैया और रुद्र जीजू चले गए थे तब भी आपने मुझसे दूरी बना ली थी, आपने मुझसे तब भी बात नहीं करी थी और आज भी एक बार फिर से मुझे बाय तक नहीं कहा आपने, मुझसे बिना बात करे चले गए। तो दिशा ने भी अब जैसे तैसे अपने आंसू को कंट्रोल किया और फिर डाइनिंग टेबल से उठकर अंदर की तरफ चली गई। तो अवनी और किट्टू अभी दोनों ही सब कुछ देख रही थी और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान भी थी। दोनों को ही कल रात की बातें पता चल गई थी, लेकिन दोनों के पास ही अभी कोई भी सोल्यूशन नहीं था, ना ही कोई जवाब था जिसे वो आपस में डिस्कस कर सकती। थोड़ी देर के बाद रुद्र भी उठकर बाहर की तरफ चला गया। अवनी ने भी अब नील की बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर गुस्से से कहा कि दादा दादी नहीं है तो क्या घर में अब ये सब कुछ होगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा, सब अपने अपने में मतलब रखेंगे, जाइए शुभ को मनाइए। तो शुभ को जाकर कहिए कि दिशा से वो बात करेगा, वरना मैं फोन करके दादा दादी को तुम तीनों भाइयों की करतूतों के बारे में बता दूंगी और फिर तुम तीनों की खैर नहीं। अगर आपने आज के आज दिशा से शुभ की बात नहीं कराई
तो फिर देखना आप। तो नील ने भी अब अपने सिर पर हाथ मार लिया और बोला कि अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूं। अगर कल रात रुद्र बीच में नहीं आता ना तो शायद शुभ अपना गुस्सा निकालता और फिर शुभ शांत भी हो जाता, लेकिन क्या करूं मैं इस रुद्र का, इसने बीच में आकर उसे थप्पड़ मार दिया और फिर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अब मैं क्या करूं। इस पर अभी किट्टू बोलती है कि लेकिन भैया रुद्र ने जो भी किया है ना वो बिल्कुल ठीक किया है, शुभ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभ भैया को समझना चाहिए कि आप घर के सबसे बड़े बेटे हो और हाँ वो ऐसे आप पर कैसे चिल्लाकर बात कर सकता है, बहुत ही गलत किया है शुभ भैया ने भी। तो नील ने अभी किट्टू की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चा आज तो बुढ़े वाली फीलिंग्स आ रही है यार, सच में ऐसा लग रहा है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। वैसे भी अब हमारी सेकंड पीढ़ी आ रही है, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं सच में बूढ़ा ही हो चुका हूँ, इसमें अब बूढ़ा ही हो जाऊंगा तो ज्यादा ही सही है। तो नील अभी हंसकर बोल रहा था और किट्टू और अवनी भी गुस्से में नील को घूरे जा रही थी। तो नील ने भी चेयर से खड़े होकर कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, जाता हूँ, देखता हूँ इन दोनों टॉम एंड जेरी के बीच में कैसे पैचअप होगा, कैसे इन दोनों का मुंह सही होगा। वैसे भी दोनों ही भाई एक दूसरे से लड़के बैठ जाते हैं मुंह फुलाकर और फिर मुझे ही इन दोनों के बीच में पैचअप कराना पड़ता है। क्या करूं इन टॉम एंड जेरी का, मैं बिना बात के ही लड़के बैठ जाते हैं दोनों के दोनों। दादा दादी को अगर पता चल गया ना तो सच कहता हूँ दादी तो अभी आकर ही सीधा मेरे ही कान खींचेंगी और कहेंगी कि तू तो बड़ा था और तुझे देखना चाहिए था ये टॉम एंड जेरी आपस में क्यों मुंह फुलाए हैं, तुझे सुनना चाहिए था ना। लेकिन मेरी बात मानता कौन है, अब मैं क्या करूं। इस घर में नील खुद में ही बड़बड़ाता हुआ सीधा प्रताप हाउस से बाहर निकल गया था। नील भी अब प्रताप इंडस्ट्री में चला गया था जहां शुभ और रुद्र पहले से ही पहुंच चुके थे। लड़ाई की वजह से तो अब तीनों भाई आज बिल्कुल अलग अलग आए थे, वरना तो एक ही कार में तीनों बात करते हुए आ जाते थे। आज तीनों ही अपनी अपनी गाड़ी से अलग अलग गए थे। तो वही नील जब अपने कैबिन में गया तो उसने निहाल को कॉल कर लिया और फिर निहाल और नव्या भी इस वक्त अपने विला में आराम से बातें कर रहे थे। वैसे तो नव्या भी प्रताप हाउस में ही रहती थी, तो दादी ने उसे प्रताप हाउस में ही रहने के लिए कहा था क्योंकि नव्या भी प्रेग्नेंट थी और उसे प्रेगनेंसी में अकेले रहना सेफ नहीं होता है, इसीलिए ज्यादातर नव्या प्रताप हाउस में ही रह रही थी। लेकिन नव्या और निहाल को अब अपने विला में कोई पूजा करवानी थी, जिसके चलते दोनों ही कुछ दिनों के लिए अपने विला में आए हुए थे। तो निहाल ने जब नील का फोन देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो निहाल ने भी अब अपने फोन को रिसीव करके कहा कि क्या हाल है साले साहब, अभी तो कुछ दिन भी नहीं हुए और मेरी याद आ गई आपको। मुझे लगता है कि तू अवनी से ज्यादा मुझे ही याद करता है, तू शायद उससे ज्यादा मुझे प्यार करता है। इस पर अभी नील ने थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा कि साले जितनी जल्दी हो सके ऑफिस पहुंच जा, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। वो दोनों भाई फिर से लड़कर बैठ गए हैं। और फिर ये सुनते ही निहाल ने फिर से हंसकर कहा कि इन दोनों भाइयों का कुछ काम नहीं है क्या जो आए दिन लड़कर बैठ जाते हैं। खैर छोड़ो, गलती किसकी थी पहले मुझे ये तो बताओ। इस पर अभी नील ने कहा कि यार अब मैं क्या बताऊं, गलती तो मेरी ही थी। और इतना कहकर नील ने सारी बातें निहाल को बता दी। तो निहाल ने भी अब थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहा कि देख यार, ना तो शुभ गलत है और ना ही उसका गुस्सा गलत है, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। वो दिशा को लेकर बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले सकता है और ना ही रुद्र गलत है, क्योंकि बात तो सच है, तू घर का बिल्कुल बड़ा बेटा है और शुभ को तुझसे ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो नील ने भी कहा कि यार अभी सुबह सुबह तेरी बहन और किट्टू से भी यही बात सुनकर आया हूँ मैं, और अब तो तुम भी मुझे यही लेक्चर दे रहा है। क्या करूँ, कहाँ मार लूँ अपना सिर में, तुम दोनों ही भाई बहन पागल हो गए हो क्या बिल्कुल। तो निहाल ने भी मुस्कुरा कर कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, हर बेवकूफ इंसान को समझदार इंसान पागल ही लगता है। तो नील को अब निहाल की बात समझ में नहीं आई थी, तो उसने भी थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा कि क्या क्या कहा तूने, दोबारा से बोल। इस पर अभी निहाल ने कहा कि कुछ नहीं कहा, आ रहा हूँ बस, ये कहा है मैंने, ऑफिस जाकर अभी सोचते हैं कि क्या करना है इन दोनों का, कैसे इन टॉम एंड जेरी को मिलाना है। तो वहीं दूसरी तरफ शिखा को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। तो शिखा भी सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और ऊपर से उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। पहले तो शिखा अकेली थी, उसे इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो वो जानती थी कि उसके साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है, अब तो उसे और भी अच्छे से रहना है। लेकिन उसके हालात तो बहुत ही ज्यादा बुरे थे। तो शिखा ने भी जब एक नजर घुमाकर देखा तो शोभित अभी शिखा के पास में ही लेटा हुआ था। तो शिखा की नजर अभी कुछ सेकंड तक शोभित के चेहरे पर ही टिक गई थी। शोभित ने भी अपनी आंखें नहीं खोली और अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा कि मेरा चेहरा निहारने के लिए तो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, अब तो तुम्हें रोज ही मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। वो भी मुस्कुराता
करता हुआ, अब उठकर जाओ, फ्रेश हो जाओ, और अगर अभी भी थोड़ी सी भी कमजोरी महसूस हो रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर बाथरूम तक ले जा सकता हूँ। तो शिखा की आंखें तो अब हैरानी से फिर से फैल गई थी। उसे लगा कि शोभित अभी सो रहा है, लेकिन शोभित तो सो ही नहीं रहा था। उसने सोचा कि वो अभी शोभित को ऐसे देखेगी, मगर शोभित तो बीच में ही बोल पड़ा। वो तो शिखा से पहले ही उठ गया था, बट ऐसे ही आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। तो शोभित ने भी अपनी आंखें खोली और फिर उसकी नजर अभी शिखा की नजरों से जाकर टकरा जाती है और कुछ सेकंड तक दोनों ही एक दूसरों को ऐसे ही देखते रहते हैं। तो शोभित ने भी अपना एक हाथ बढ़ाकर शिखा के गाल पर थपथपाकर बहुत ही प्यार से कहा कि तुम्हें सपना नहीं देख रही हो, बिल्कुल हकीकत में जी रही हो, जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल रियल है। अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें कुछ खाने को देते हूँ। तो शोभित के ऐसा बोलने से शिखा जो अपनी जगह से खड़ी होती है और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई। करीब 20 मिनट के बाद शिखा वापस आती है तो उसने देखा कि टेबल पर बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेस रखी हुई थी और डिशेस भी रखी हुई थी, जिसे देखकर शिखा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने ऐसी डिश पहले कभी भी न खाई थी और न ही कभी उसे देखी थी। वो सारी डिश देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो शोभित ने भी शिखा को हैरानी से देखा और फिर पूछा कि क्या हुआ, ये सब कुछ पसंद नहीं है क्या तुम्हें? कुछ और मंगवा दूं क्या तुम्हारे लिए? जो भी तुम्हें पसंद है तुम मुझे वो बता दो। तो शिखा ने जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैंने ये सारी डिश कभी खाई ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा कि इनका टेस्ट कैसा होता है और खाने में कैसे लगती है। तो शोभित बहुत ही हैरानी से बोलता है कि ये सारी डिश बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, तुम थोड़ी थोड़ी टेस्ट करके तो देखो, जो तुम्हें अच्छी लगेगी उसे खा लेना और जो ना अच्छी लगे वो मत खाना। इतनी सारी और बाकी का क्या होगा? तो शिखा ने भी अभी शोभित से पूछा। तो शोभित ने कहा कि बाकी की फेंक देंगे और क्या। इस पर अभी शिखा थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि आप बड़े लोग ना खाना फेंक देते हैं, तभी तो गरीबों को खाना नहीं मिलता है। शोभित की बोलती तो एकदम से बंद हो गई थी। शिखा जो भी गुस्से से शोभित को देख रही थी, क्योंकि शिखा ने अभी एक साथ दो बातें बोल दी थी। एक तो शोभित जानता था कि शिखा ने पिछले 2 दिनों से ठीक से कुछ भी नहीं खाया, और दूसरा शोभित को भी अभी समझ में आ गया था कि खाना वेस्ट करने से बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता है खाने के लिए, और यहाँ वो इतना सारा खाना फेंक देता है। तो शोभित ने कहा कि अब तुम शादी करके इस घर में आ जाओगी ना, तो इस घर को अपने हिसाब से ही चला लेना, जैसा भी सही लगे वैसा ही खाना बना लेना। तो शिखा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि शोभित उससे शादी क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो तो बहुत ही गरीब परिवार से थी और बिल्कुल अनाथ थी। तो शिखा भी हैरानी से शोभित को ही देख रही थी। शोभित ने भी शिखा की कलाई पकड़ी और फिर उसे सोफे के पास लेकर आया। फिर उसने शिखा को सोफे पर आराम से बैठाया और फिर उसके सामने एक प्लेट बढ़ाते हुए कहा कि लो लो शिखा, तुम इसे खा लो, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी, एक बार खा के तो बताओ। तो शिखा ने अभी जल्दी से वो डिश को खा लिया था, क्योंकि शिखा बहुत ज्यादा भूखी थी। लेकिन शिखा को वो डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और फिर उसे भी वॉमिटिंग होने लगी थी। तो शोभित को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर शिखा जो इशारों में उसे अपने सामने से हटने के लिए बोल रही थी, लेकिन शोभित को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बस शिखा को देख रहा था और उससे इशारों में पूछ रहा था कि वो क्या बोल रही है। तो शिखा से भी रुका नहीं गया और इसीलिए उसने सारी की सारी वॉमिटिंग शोभित के ऊपर ही कर दी। शोभित अभी हल्के गुस्से में बोलता है कि ये क्या किया तुमने मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर दी। तो शिखा तो अभी बहुत ज्यादा हाँफ रही थी। उसने टेबल से टिश्यू पेपर उठाया और खुद का चेहरा साफ करने लगी और फिर शोभित ने एक नजर गुस्से में शिखा को घूर कर देखा और फिर वॉशरूम में चला गया। उसे अभी बहुत ज्यादा शिखा पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो गुस्सा नहीं कर पाया शिखा के ऊपर। तभी रूम का गेट अपने आप ही ओपन होता है और फिर अजीत जो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तो अजीत के हाथ में अभी एक न्यूज़पेपर था और वो भी आकर शिखा के पास में बैठ जाता है। तो शिखा तो अभी चुपचाप से अपनी नजरें झुकाए होकर बैठी हुई थी। उसने इस वक्त शोभित का लोवर और शर्ट पहना हुआ था। उसके पास अपने कोई कपड़े तक नहीं थे, तो शोभित ने ही उसे अपने कपड़े पहना दिए थे। इन कपड़ों में वो अजीत के सामने बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो अजीत के सामने ऐसे कपड़े पहनी है। तो वहीं अजीत का पूरा ध्यान अभी न्यूज़पेपर पढ़ने में ही था। उसने अभी शिखा की तरफ देखा भी नहीं था। तो अजीत ने अभी न्यूज़पेपर के पन्ने पलटते हुए कहा कि तुम्हारा होने वाला पति कहाँ पर है? शिखा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सुनते ही शिखा के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। वो कुछ भी नहीं बोलती है। उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जिंदगी में हो क्या रहा है। तो अजीत ने भी फिर से एक पेपर को पलटते हुए कहा कि शिखा, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, बेहोश मत हो जाना तुम फिर से पहले की तरह। तुम्हारा होने
होने वाला पति कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है कमरे में। तो शिखा अभी भी कुछ भी नहीं बोलती है कि तभी वॉशरूम का गेट एकदम से खुलता है और शोभित बाहर आया। तो शोभित ने भी कमर पर अपनी एक टॉवल को लपेटा हुआ था। वो बस अभी अभी नहाकर ही आया था, उसके बदन पर भी पानी टपक रहा था। तो अजीत ने भी अभी शोभित को देखकर कहा कि ये तुम नंगे होकर पूरे कमरे में क्यों घूम रहे हो, जाकर कपड़े पहनो। इस पर अभी शोभित भी थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलता है कि क्या करूं डैड, आपकी होने वाली बहू ने मेरे ऊपर उल्टी कर दी, अब मुझे फिर तुरंत का तुरंत नहाना पड़ा। तो अजीत को एकदम से हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोलता है कि प्रेगनेंसी में तो ये सब कुछ आम बात होती है, तुम्हारी माँ ने भी न जाने कितनी बार ही मेरे ऊपर ऐसी ही वॉमिटिंग कर दी थी, अब तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा ऐसी वॉमिटिंग को। मैं भी तुम्हारी तरह ही चिढ़ा चिढ़ा घूमता था पूरे घर में, जैसे कि तुम अभी घूम रहे हो। तो अजीत को भी अब हंसता हुआ देखकर शोभित के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और कहीं ना कहीं अब शिखा भी खुद को रिलैक्स फील कर रही थी। तो शोभित ने कहा कि मतलब मुझे भी डिलीवरी तक ऐसे ही अपने ऊपर उल्टी करवानी होगी। अजीत ने भी हंसते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। बाप बेटा दोनों ही अपनी ही मस्ती में ही बोले जा रहे थे। तो वहीं शिखा को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों बात क्या कर रहे हैं, और किसी भीगी बिल्ली की तरह वो चुपचाप से बैठी हुई थी अपनी नजरें नीचे करके। तो शोभित ने अभी शिखा की तरफ देखते हुए कहा कि शिखा, तुमने नाश्ता नहीं किया क्या, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो डिश खा सकती हो। तो शिखा अभी भी कुछ नहीं बोलती है। इस बार अजीत ने अपने पेपर को फोल्ड करके साइड में रखा और फिर धीरे से बोलता है कि शिखा, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, कोई बात है क्या जो तुम हमें नहीं बता रही हो, तुम हमें बताओ अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो। अजीत की बात सुनकर अभी शिखा की आंखें एकदम से नम हो गई थी। शिखा ने कहा कि मुझे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप क्यों अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो अजीत ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी शोभित से कर रहा हूँ, मुझे और शोभित दोनों को ये बच्चा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम शोभित से शादी करके हमारे घर पर रहो, हमारे घर की बहू बन जाओ, जो तुम्हारे अंदर पल रहा है ना हमारे खानदान का वारिस है। शोभित ने जो कुछ भी किया था वो नशे में किया था, तुम चाहती तो शोभित पर केस कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं तुम्हारी इसी बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ, तुम्हें इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो बेटा, जो तुम चाहोगी वही करेंगे हम। तो शिखा अभी भी कुछ नहीं बोलती है, उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने में अजीत ने फिर से शिखा की तरफ देखते हुए कहा कि देखो शिखा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अनाथ हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम अपना पेट पालने के लिए छोटी मोटी नौकरी करती हो, हर जगह भटकती हो अपना पेट पालने के लिए। अगर तुम दिल से भी नहीं सोच रही हो तो प्रैक्टिकली होकर ही सोचो, तुम इस घर की बहू बन जाओगी, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने आज तक देखा भी नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी खुशियों में बदल जाएगी, तुम्हारी सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, तुम्हें एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाएगा, एक छत मिल जाएगी तुम्हें जो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होगी तुम्हारे लिए, जिसके नीचे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा सेफ रहोगी तुम यहाँ पर। इस घर को संभालो बेटा, एक अच्छी बहू की तरह इस घर में आ जाओ, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम इस घर की बहू बन जाओ। अजीत ने फिर से अभी शोभित की तरफ देखकर कहा कि और रही बात शोभित की और तुम्हारे रिश्ते की, वो रिश्ता तुम दोनों की आपसी तालमेल में ही टिका हुआ है, अगर तुम दोनों आपस में ही अपने आप को समझ लेते हो तो तुम दोनों ही इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करोगे ना, तो एक अच्छे पति पत्नी बन जाओगे और कहीं ना कहीं दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा खुश भी रहोगे, ये रिश्ता दूर तक जाएगा। मेरा शोभित इतना भी बुरा नहीं है जितना कि सब समझते हैं उसे, तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के बाद कई रात ये सोया नहीं, ये लड़का इसे लगता है कि शायद इसने कुछ गलत कर दिया है, और पता नहीं क्योंकि ऐसे लड़के तो बहुत होते हैं जो बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके ये सोचते भी नहीं है। ये बात सुनकर शोभित ने अपनी नजरें झुका ली थी क्योंकि अजीत जी कुछ भी कह रहे थे वो सब कुछ सच था। तो शोभित को भी सच में बहुत ही ज्यादा गिल्ट था अपने किए पर कि उसने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी है, उस नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती की, लेकिन अब शोभित उस लड़के के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना भी चाहता था, उससे शादी करके उसकी जिंदगी को सुधारना भी चाहता था। तो अजीत ने भी एक बार फिर से शिखा से पूछा कि बताओ शिखा, तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम क्या चाहती हो, जो तुम चाहती हो ना वही हो,
सौगात, अगर तुम नहीं चाहती इससे शादी करना तो हम तुम्हारी शादी इससे नहीं करेंगे, और हाँ, जरा सा प्रैक्टिकल होकर ही सोचना। तो शिखा ने भी एक नज़र शोभित को देखा और फिर एक नज़र अजीत को। उसे कहीं ना कहीं अजीत की कही हुई सारी बातें सही लग रही थी। भला शिखा एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की थी, उसे अपने पेट पालने के लिए हर जगह भटकना पड़ता था। उसे इतने बड़े खानदान की बहू बनने का मौका मिल रहा था, तो वो ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। उसे भी एक छत चाहिए थी जो उसे मिल रही थी। तो शिखा ने भी जल्दी से मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भी नम हो गई थी। तो अजीत की तरफ देखकर कहा कि लेकिन मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप कौन है मुझे नहीं पता है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मुझे जन्म किसने दिया था। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं किसी के प्यार की निशानी हूँ या फिर किसी की अय्याशी की निशानी हूँ, या मेरे माँ बाप ने मुझे शादी करके पैदा किया था। मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप तो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, सब मेरे बारे में कुछ पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे उसे। बहुत सारे सवाल उठेंगे आप पर अगर आपने मुझसे शादी करा दी अपने बेटे की। तो अजीत ने कहा कि पहली बात तो ये, आज के बाद ये कभी भी मत कहना कि तुम अनाथ हो। मैं तुम्हारा पापा और ये तुम्हारा पति हो गया है आज से, और इसी के साथ तुम्हारी फैमिली पूरी होती है। और हाँ, दूसरी बात ये कि तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि कोई क्या कहेगा हमें। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं अपने बेटे की खुशी के लिए। मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस मेरी बेटी की खुशी चाहिए और खुशी नहीं, वो खुशी तुम उसे दे सकती हो बेटा। बहुत भटक लिया है शोभित, अब उसे भी एक शांति भरी जिंदगी चाहिए जो कि सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता है वो, और सिर्फ तुम ही उसे दे सकती हो। तो अजीत ने अभी शिखा को बहुत ज्यादा समझाया था और फिर शिखा भी अब समझ चुकी थी और उसने भी शोभित से शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। तीनों ने ही एक साथ अभी बैठकर नाश्ता किया। शिखा जो थोड़ा सा डर भी रही थी, लेकिन धीरे धीरे उस माहौल में वो ढलने की कोशिश भी कर रही थी। तो शिखा को अब अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे तो लगा था कि शायद वो दोबारा से कभी भी शोभित से नहीं टकराएगी और ना ही कभी उसकी जिंदगी में वापस जाएगी, लेकिन उसकी किस्मत तो घूम फिर कर फिर से शोभित तक उसे लेकर आ ही गई थी और ऊपर से उसे इतनी अच्छी जिंदगी मिलने वाली थी। तो नाश्ता करने के बाद अजीत अभी उस कमरे से बाहर चला गया था और एक सर्वेंट आया, उसने सभी प्लेटें उठाई, सभी कटोरियां उठाकर वहां से लेकर चला गया। तो शिखा जो अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर शोभित को देखते हुए बोलती है कि मैं बालकनी में जाऊं क्या। तो शोभित ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि तुम्हारा ही तो घर है, जहाँ जाना चाहती हो तुम चली जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बालकनी में क्यों जाना है तुम्हें ये तो बताओ मुझे। इस पर अभी शिखा बोलती है कि मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तो शोभित ने भी शिखा की कलाई को पकड़ा और उसे अपने साथ बालकनी में लेकर आ गया। तो शोभित के घर की बालकनी भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, शायद कमरे से भी ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा सुंदर भी थी। बड़े बड़े पौधे लगे हुए थे जिसे देखकर शिखा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। शिखा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस घर की बहू बनने वाली है। उसने तो कभी सपने में भी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। शिखा ने एक नजर अभी शोभित को देखकर कहा कि आप कपड़े पहन लीजिए। तो शिखा की बात सुनकर अभी शोभित के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। शोभित भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि अगर ना पहनूं तो अब तो शिखा कुछ भी नहीं बोलती है। वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी शोभित की बात से। दोनों ही अभी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या नील दूर कर पाएगा रुद्र और शुभ के बीच की दूरियां? क्या दोनों का फिर से हो पाएगा पैचअप, या फिर दोनों हो जाएंगे एक दूसरे से और भी ज्यादा नाराज? ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार और सपोर्ट जरूर करिएगा फ्रेंड।